नमस्कार, हून बिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड में पिछले साल मानसून के दौरान आई आपदाओं के बाद अब केंद्र सरकार ने राहत पैकेज की दिशा में अहम कदम उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से घोषित 1200 करोड़ रुपए के विशेष पैकेज में से पहले चरण में करीब 800 करोड़ रुपए से ज्यादा की धनराशि को सैद्धांतिक स्वीकृति मिल गई है। राज्य सरकार अब इस बजट को जारी करने के लिए जरूरी कागजी कार्रवाई में भी जुट गई है। बजट भारत सरकार ने कुछ स्वीकृत किया है, उसके बारे में अभी भारत सरकार ने कुछ डिटेल और मांगा है, तो वो हम डिटेल बना रहे हैं। बहुत जल्दी वहाँ से चला जाएगा, यहाँ से, हमारे यहाँ से, फिर वहाँ से अंतिम रूप से पैसा प्राप्त होगा। हमको सैद्धांतिक सहमति भारत सरकार से मिल गई है। देखिए, आपदा आने के बाद हम लोग तत्काल उसका एक बार अवलोकन करते हैं, एनालिसिस करते हैं, एक बार देखते हैं, फील्ड सर्वे करते हैं और सर्वे करके देखते हैं कि क्या नुकसान हुआ है और एसडीआरएफ के नॉर्म्स को ध्यान में रखते हुए किस प्रकार से मदद की जा सकती है। रिकवरी रिकंस्ट्रक्शन के कार्य हो या रेस्क्यू रिलीफ के काम हो, उसको देखते हुए जो हमारी लिमिटेशंस हैं उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग तत्काल धनराशि स्वीकृत करते हैं। तो विगत वर्ष में जो नुकसान हुआ था, काफ़ी हद तक कार्य कराए जा चुके हैं और कुछ कार्य पाइपलाइन में है, उसको भी हम जल्दी करा लेंगे। देहरादून आईएसबीटी हरिद्वार बाईपास रोड पर 5 जून को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के प्रस्तावित कार्यक्रम स्थल का उद्घाटन कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा ने निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोतियाल भी मौजूद रहे। कार्यक्रम स्थल की तैयारियों, व्यवस्थाओं और आगामी कार्यक्रम की रूपरेखा को लेकर कुमारी शैलजा ने विस्तृत चर्चा की है। बता दें कि राहुल गांधी 5 जून को देहरादून पहुंचेंगे, जहां वो कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक भी करेंगे। उत्तराखंड के पॉलिटेक्निक कॉलेज में प्रवक्ताओं के रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू न होने को लेकर जन संघर्ष मोर्चा ने सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। विकासनगर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोर्चा अध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने कहा है कि उच्च न्यायालय के निर्देश के बावजूद सरकार 1 साल से ज़्यादा समय बीत जाने के बाद भी भर्ती प्रक्रिया पर कोई ठोस फैसला नहीं ले पा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व और वर्तमान तकनीकी शिक्षा मंत्री इस गंभीर विषय पर प्रभावी पहल करने में विफल रहे हैं। हरिद्वार में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विशेष ज्ञान पुनरीक्षण यानी एसआईआर अभियान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने बताया कि फिलहाल बीएलओ, ईआरओ और अन्य निर्वाचन अधिकारियों का प्रशिक्षण चल रहा है। जून के पहले हफ्ते से बीएलओ घर घर जाकर मतदाताओं को इन्यूमरेशन फॉर्म वितरण भी करेंगे। इस संबंध में डीएम ने बताया कि मतदाताओं को फॉर्म भरकर 1 महीने के अंदर वापस बीएलओ को देना होगा। इसके बाद प्राप्त प्रपत्रों का सत्यापन कर ड्राफ्ट मतदाता सूची भी प्रकाशित की जाएगी। जिन मतदाताओं को किसी प्रकार की आपत्ति या संशोधन करना होगा, वो ईआरओ के समक्ष दावा आपत्ति प्रस्तुत कर सकेंगे। देखिए, भारत निर्वाचन आयोग के डायरेक्शंस में 29 मई से पूरे राज्य में और जनपद हरिद्वार में एसआईआर की जो प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। इसमें प्रथम जो चरण है उसमें हमारी जो जितने भी स्टाफ हैं उनकी ट्रेनिंग की गतिविधियाँ चल रही हैं। बीएलओ हैं, ईआरओ हैं, सभी अधिकारी, नोडल ऑफिसर्स हैं। इसके बाद जून फर्स्ट वीक में हमारे जो बीएलओज हैं वो सभी मतदाताओं को जिनके नाम वोटर लिस्ट में है उनको एक फॉर्म देंगे, इनोमिनेशन फॉर्म। फिर उसका 1 महीने तक उसको लेकर उसको भरेंगे और सब वापस बीएलओ को लौटाएंगे वो फॉर्म। उसके बाद ईआरओज उस फॉर्म के बेसिस पर जिन जिन के फॉर्म्स आएंगे उसको चेक करेंगे और उसके बाद एक ड्राफ्ट लिस्ट क्रिएट करेंगे। उसके बाद जिनके नाम अगर नहीं होंगे या जिनको कोई आपत्ति होगी, कुछ चेंज कराना होगा, उसके वो ईआरओज को अपने ऑब्जेक्शंस दे सकते हैं। उनको सुनवाई करके फिर 15 सितंबर 2026 को फाइनल जो वोटर लिस्ट है वो पब्लिश की जाएगी। देहरादून के परवल क्षेत्र में भीषण अग्निकांड ने एक गरीब परिवार की खुशियों को मातम में बदल दिया है। नदी किनारे बसी बस्ती के एक घर में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते आग ने पूरे मकान को अपनी चपेट में ले लिया है। हादसे में घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया है। घटना की सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू भी पाया। प्रारंभिक जांच में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट मानी जा रही है।
मुझे बेटी की शादी करनी थी, उस चक्कर से मैंने सब कुछ सारी जिंदगी आज तक इकट्ठा करके जो भी कुछ था पाल के रख रहा। सुबह 2 बजे आग लग गई सर, मैं कुछ नहीं कर सका। मेरे मोहल्ले वाले सब बेचारे इतने होते, सबने मेहनत करके सब कुछ बचाया, लेकिन कुछ नहीं बच सका सर। पता नहीं हुआ शॉर्ट सर्किट हुआ या बिजली गिरी है, कुछ कह नहीं सकते सर क्या हुआ टाइम का। बस या तो खुदा को पता है या किस्मत खराब है मेरी, क्या है मैं कह नहीं सकता सर कुछ भी। सर इसमें दहेज का सामान था मेरी लड़की का, कैश पैसा भी था, कैश 5.5 लाख रुपया था सर। अब तक भी उसकी राख देख रहे हो वहां पे पड़ी हुई है, पर बाकी क्या करूं सर। सामान सारा था, टोटल जितना दहेज का सामान होता है सभी सामान था, सब जल के राख हो गया सर। चंपावत में रविवार सुबह से हो रही मूसलाधार बारिश से टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग अमोड़ी के में भारी मलबा आने से बंद हो गया है, जिस वजह से सैकड़ों वाहन और यात्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर फंसे रहे। ऐसे में लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। डीएम मनीष कुमार के निर्देश पर एनएच की ओर से राष्ट्रीय राजमार्ग को खोलने के प्रयास शुरू कर दिए गए हैं, लेकिन मूसलाधार बारिश के चलते सड़क खोलने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। जिला आपदा अधिकारी ने बताया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग से मलबा हटाकर यातायात को सुचारू कर दिया गया है। और चौमाता लक्ष्मण भिष्ट हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। लक्ष्मण, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह से भारी नुकसान भी देखने को मिला है और मलबा आने से यात्रियों को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? जी मैं बताना चाहूंगा, जो सुबह से जो मूसलाधार बारिश हुई है इससे जो है ये घटना सामने आई है। यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पुलिस के द्वारा इसमें सराहनीय भूमिका जो है निभाई गई और सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया है। लेकिन जो सुबह से जो लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है उससे जो जिले के नदी नाले उफान पर आ गए। पुण्यगिरी मार्ग जो पूरी तरह बंद हो गया था, हालांकि डीएम चंपावत के निर्देश पर अब उसको खोल दिया गया, यातायात सुचारू है। लेकिन जो यात्री फंस गए थे उनको सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। लेकिन अब किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं और प्रशासनिक अधिकारी क्या मौके पर पहुंचे हुए हैं क्या? जी बिल्कुल, प्रशासन मौके पर पहुंचा है। डीएम के द्वारा सभी को अलर्ट 9 बजे रख दिया गया था मौसम को देखते हुए। तो सभी पुलिस है, चाहे प्रशासन के अधिकारी, राजस्व विभाग है, एनडीआरएफ, एनडीआरएफ, सभी को जो अलर्ट मोड पर रखा गया। और जो लोग हैं लोगों से भी जो मौसम को देखते हुए यात्रा करने के निर्देश दिए गए हैं। बेमतलब की यात्रा करने से बचने के लिए कहा गया। तथा नदी और नालों के किनारे जाने पर भी प्रशासन के द्वारा रोक लगाई गई है। लोगों से कहा गया कि नदी नालों की ओर न आए, कभी भी नदी नाले उफान पर आ सकते हैं, जिससे जनहानि हो सकती है। लेकिन लक्ष्मण, ऐसे में माहौल क्योंकि लगातार बिगड़ रहा है, मौसम खराब है, अनुमान क्या कुछ लगाया गया है मौसम विभाग का अब आने वाले कुछ समय के लिए? जब भी मौसम विभाग के द्वारा लगभग 1 हफ्ते का अलर्ट जारी किया गया। रोज जो है पहाड़ों पर मूसलाधार बारिश होगी और आपको पता है कि जब पहाड़ों पर बारिश होगी तो नुकसान भी ज्यादा होता है। जैसे कि आपको देख रहे हैं कि जो पहाड़ों पर मूसलाधार बारिश हो रही है उसके चलते केदारनाथ यात्रा तक जो है रोकनी पड़ गई है। तो ऐसा ही जो है चंपावत जिले में भी देखने को मिल रहा है। सुबह जो है एनएच बंद था उसको भी खोल दिया गया। पुण्यगिरी मार्ग जो बंद था उसको भी आप जो है खोल दिया गया। लेकिन जो यात्री फंसे थे उनको सुरक्षित निकाल लिया गया। रीटा साहब में जो 6 श्रद्धालु फंसे थे उनका भी जो सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। हजारों की तादाद में श्रद्धालु वहां भी फंसे हुए थे। लगभग 70 से अधिक जो श्रद्धालु नहा रहे थे नदी में, उनको सुरक्षित एनडीआरएफ और स्थानीय युवाओं के द्वारा बचा लिया गया। जी बिल्कुल लक्ष्मण, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। एसपी चंपावत रेखा यादव के निर्देश अनुसार मां पूर्णागिरि धाम में दर्शन के लिए आए श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर चंपावत पुलिस अलर्ट मोड पर है। 31 मई को मां पूर्णागिरि धाम में दर्शन के लिए आए सैकड़ों श्रद्धालु अचानक तेज बहाव और तेज बारिश की वजह से बाटला गाड़ में जलस्तर बढ़ जाने के बीच मार्ग में फंस गए। सूचना मिलते ही चौकी ढूलीगाड़ और चौकी बूम पुलिस टीम मौके पर पहुंची है और श्रद्धालुओं को सुरक्षित रूप से जलभराव वाले क्षेत्र से बाहर भी निकाला गया है। चंपावत की ग्राम सभा गढ़कोट में आसमानी बिजली गिरने से 1-2 मंजिली गौशाला में भीषण आग लग गई है। घटना में गौशाला में बंधी एक गाय के झुलसने से मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण भी मौके पर पहुंचे और आग बुझाने का प्रयास किया गया। वहीं ग्रामीणों ने पीड़ित को मुआवजा देने की भी मांग की है।
एक गाय बाहर आएगी वो, बाकी 2। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बद्रीनाथ धाम में पिछले 5 दिनों से चल रही बागेश्वर धाम सरकार की बद्रीनाथ महिमा और सत्यनारायण कथा का रविवार को भव्य समापन हो गया है। कथा स्थल पहुंचने के दौरान आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री का श्रद्धालुओं ने जोरदार स्वागत किया है। उनकी एक झलक पाने के लिए बड़ी संख्या में भक्त उमड़े। कथा के अंतिम दिन आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि जीवन में सफलता के लिए धैर्य और सब्र बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि सब्र ही सबरी है, इसलिए धैर्य बनाए रखें। आप सब तीर्थों की महिमा बनाए रखें, तीर्थों को संजो करके रखें। ये हमारी संस्कृति है, हमारी धरोहर है, हमारी विरासत है। और हमारी संस्कृति, हमारी धरोहर, हमारी विरासत का संरक्षण संवर्धन करना हमारा दायित्व है। हमारे पूर्वजों ने इसी के लिए जीवन जिया। आओ हम भी अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाएं। रानीखेत में पहली बार आयोजित 2 दिवसीय महिला रामलीला प्रतियोगिता का आगाज हो गया है। मिशन इंटर कॉलेज परिसर में आयोजित इस प्रतियोगिता में 8 महिला टीमें प्रतिभाग कर रही हैं। पहले दिन महिला कलाकारों ने रामलीला के तमाम प्रसंगों का शानदार मंचन कर दर्शकों की खूब तालियां बटोरी। सांस्कृतिक समिति के तत्वाधान में आयोजित प्रतियोगिता का उद्घाटन पूर्व ब्लॉक प्रमुख हीरा सिंह रावत, बीजेपी महिला मोर्चा प्रदेश मंत्री विमला रावत और समिति अध्यक्ष विमल सती ने किया है। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा है कि आयोजन महिला सशक्तिकरण के साथ साथ सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण की दिशा में अहम पहल है। भी बैठ सकती हैं। महिलाओं से विशेष अनुरोध है कि आगे आके। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और कैप्टन कूल के नाम से मशहूर महेंद्र सिंह धोनी इन दिनों मसूरी में हैं। जानकारी के अनुसार धोनी अपनी बेटी के एक प्रतिष्ठित स्कूल के समर कैंप से जुड़े कार्यक्रम के सिलसिले में मसूरी पहुंचे हैं। धोनी के मसूरी पहुंचने की चर्चा पूरे शहर में बनी हुई है। हालांकि उनका ये दौरा निजी बताया जा रहा है। वहीं कैप्टन कूल का लिंडोर में मॉर्निंग वॉक करते हुए एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। शंकराचार्य का कहना है कि गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने की मांग केवल धार्मिक आस्था का मुद्दा नहीं बल्कि संस्कृति, कृषि और राजनीति से भी जुड़ा हुआ विषय है। धर्मगुरु कहते हैं कि राष्ट्रीय पशु का दर्जा मिलने से गायों के संरक्षण और संवर्धन को मजबूती मिलेगी। शंकराचार्य के अलावा मुस्लिम समाज के लोगों ने भी गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग की है। देश में एक बार फिर गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग तेज हो गई है। हिंदू धर्म गुरुओं के साथ साथ मुस्लिम समाज के कई प्रतिनिधि भी इस मांग का समर्थन कर रहे हैं। शंकराचार्य ने केंद्र सरकार से गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की अपील की है। ये गविष्ठी यात्रा है। गौ माता के प्राणों और उनकी प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए गोरखपुर से आरंभ हुई है। गोरखपुर से निकल करके परिक्रमा क्रम से उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभाओं में जाते हुए इसे पूरा करना है। लक्ष्य यही है कि लोगों के मन में जो ये भावना है कि गौ माता की रक्षा हो, सरकारें इस भावना को नहीं सुन रही हैं, तो लोक भावना को स्वर देना इसका उद्देश्य है। यात्रा के दौरान यूपी के महोबा पहुंचे शंकराचार्य ने कहा कि ये लोग कहते थे हम गौ भक्त हैं, तो बड़ी आशा हो गई थी और अब वो सारी आशा चकनाचूर हो गई है। फाइलों में उत्तर प्रदेश बिल्कुल गौ लोक हो गया है। मुख्यमंत्री कैमरे के सामने कह रहे हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश में गायों को कोई खरोच तक नहीं लग सकती, लेकिन हर जिले में हम जब जा रहे हैं तो लोग बता रहे हैं कि गाय मारी जा रही है, तस्करी की जा रही है। ऐसा है कि जहाँ तक गौ रक्षा का मुद्दा है, इनसे हम लोगों को बड़ी आशा थी। बड़ी आशा का मतलब हम लोग समझते थे कि ये तो अब हो ही जाएगा, इसको होने में अब कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये लोग तो कहते थे कि हम गौ भक्त हैं, तो इसलिए बड़ी आशा हो गई थी। अब वो सारी आशा चकनाचूर हो चुकी है। गायों की जो स्थिति है, अगर आप सरकार की फाइल देखेंगे तो बहुत अच्छी है। मतलब समझो कि उत्तर प्रदेश इस समय गोलोक हो गया है, ऐसा वो लोग बता रहे हैं। मुख्यमंत्री कैमरे के सामने खड़े होकर के कह रहे हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश में गाय को कोई खरोंच नहीं लगा सकता, लेकिन
हर ज़िले में हम जा रहे हैं, हर तहसील में हम जा रहे हैं। वहाँ के लोग बता रहे हैं कि गायें तो मारी ही जा रही हैं, गायें यहाँ से तस्करी हो ही रही है। और जो गो आश्रय केंद्र उन्होंने बनवाए हैं 2000 करोड़ रुपया निकाल करके सरकारी खजाने से, उनकी हालत भी बहुत खस्ता है। लोगों ने हमको जगह जगह पर बताया कि गौ आश्रय केंद्रों में ठीक से न तो चारा मिल रहा है, न तो पानी मिल रहा है और न तो दवाई मिल रही है, और गायें तड़प तड़प के मरने के लिए मजबूर हैं। तो ये जो गायों का मुद्दा है, इस पर तो पूरी तरह से फेल है। गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने और देश भर में गौहत्या पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर ज्योतिषा पीठेश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज यात्रा कर रहे हैं। जिलों में जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। उत्तर बिहार के दरभंगा में मुस्लिम समाज के लोगों में भी गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग की गई है। ये गाय के नाम पर जो गंदी सियासत हो रही है और मुसलमानों को जहाँ तहाँ मारा जा रहा है, तो मैं और पूरे मुसलमान जितने कौम है ये चाहते हैं कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाए। और जिस तरह से स्लॉटर हाउस चल रहा है और रोज लाखों लाख गाय को काट करके विदेशों में सप्लाई किया जाता है, तो उस वक्त में इन लोगों की जो आस्था है वो आहत नहीं होती है। तो आज ये मुसलमान चाहता है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाए। हमारे जमीयतुल उलमा उनका भी ऐलान रहा है कि पूरे हिंदुस्तान में गाय की बलि अब नहीं दी जाएगी, गाय नहीं कटेगी और न कोई खाएगा और न कोई बेचेगा। एक ऐसा कानून बनाया जाए कि बेचने वाले को भी सजा हो, खाने और काटने वाले को भी सजा हो। उत्तराखंड के हरिद्वार और ऋषिकेश में आए दिन साधु संत इसे लेकर आवाज उठाते हैं। देश में 12 वर्षों से बीजेपी की सरकार है और लिहाजा बहुत सारे सवाल हैं। विपक्ष इसे बीजेपी की हिंदुत्व की राजनीति से जोड़कर देख रहा है, जबकि बीजेपी का कहना है कि यह भारतीय संस्कृति, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पशु संरक्षण से जुड़ा विषय है। इसे धार्मिक चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। बात धार्मिक चश्मे से देखने की नहीं है, बात गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग की है। साधु संतों की मांग पर बीजेपी की अपनी बातें हैं, लेकिन विपक्षी दल अक्सर आरोप लगाते हैं कि बीजेपी हिंदुत्व और धार्मिक मुद्दों को प्रमुखता देती है। कांग्रेस नेता का कहना है कि सच्चाई तो ये है कि ज्यादातर बीफ का कारोबार करने वाले हिंदू हैं। कांग्रेस नेता का कहना है कि बीजेपी गाय की बात तो करती है, लेकिन कभी राष्ट्रीय पशु घोषित नहीं करेगी। 2014 में जब केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी थी, तब से लेकर अब तक पार्टी के कई नेता इसे लेकर बयान दे चुके हैं, लेकिन 12 वर्ष बीत जाने के बाद इस मामले पर अभी तक बहुत ज्यादा पहल नहीं की गई, जबकि साधु संत लगातार इसकी मांग कर रहे हैं। अब तक कई शहरों में रहने वाले मुस्लिम समाज के लोग भी खुलकर सामने आ रहे हैं। ऐसे में सरकार से कई सवाल हैं, जिसका जवाब मौजूदा वक्त में देना मुश्किल लगता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। जिलाधिकारी मनीष कुमार की ओर से विकासखंड चंपावत के ग्राम पंचायत शाला में स्थित सिद्धपीठ बाबा मंदिर परिसर में चौपाल आयोजित की गई। इस दौरान ग्रामीणों की समस्याओं को सुना गया और उनके समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए। चौपाल के दौरान ग्रामीणों ने क्षेत्र की तमाम समस्याओं को जिलाधिकारी के समक्ष रखा। ग्रामवासियों की ओर से दीपा जोशी ने ग्रामीणों की प्रमुख समस्याओं से अवगत कराते हुए जंगली जानवरों से फसलों की सुरक्षा के लिए घेर बाड़ की व्यवस्था किए जाने की भी मांग उठाई है। लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कमी की वजह से मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसका संज्ञान लेते हुए पूर्व बीजेपी विधायक पूरन सिंह फर्त्याल ने देहरादून पहुंचकर स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य सचिव से ऑक्सीजन कंसंट्रेटरों की मांग की है। पूर्व विधायक की मांग पर स्वास्थ्य मंत्री ने तत्काल स्वास्थ्य सचिव को निर्देश देकर लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय के लिए 50 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध कराए हैं। बीमार हैं जो अफोर्ड नहीं कर पा सकते हॉस्पिटल अपने घर में, उसको सुविधा चाहिए थी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की, तो वो लोग आते थे। तो यहाँ मुझे कमी महसूस हुई, तो उसको देखते हुए तो फिर मैंने अपना जो है स्वास्थ्य मंत्री जो है सुबोध उनियाल जी को ये बात रखी कि मैंने कहा मेरे क्षेत्र में आपके पास ये स्वास्थ्य विभाग है, आप इसको करें। तो उनने तत्काल मैंने 50 की डिमांड रखी, तो उनके 50 की डीजी हेल्थ को सैंक्शन दी और 1 महीने पहले
तो जब मैं इस बीच गया तो उसका पूरा प्रोसेस चला के डीजी हेल्थ से ये 50 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय के लिए मैंने स्वीकृति कराई। जो आसपास में जो हॉस्पिटल हैं पाटी, बाराकोट, लोहाघाट के, उनको भी इनमें से कुछ डिस्ट्रीब्यूटेड किया जाएंगे ताकि उन हॉस्पिटलों में भी जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हैं उनकी कमी न हो। उसको दूर करने के लिए, यहाँ की स्वास्थ्य सेवा बेहतर करने के लिए जो गरीब जनता को ऑक्सीजन कंसंट्रेटरों की जो ज़रूरत है वो पर्याप्त तौर पे मैंने ये 50 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर कराए, जो आज उप जिला चिकित्सालय लोहाघाट के स्टोर पे ये पहुंच चुके हैं। कल ही मैंने जो है देहरादून से इनको लोड करवाया था और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि इतनी बड़ी पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर किसी हॉस्पिटल को मिलना बहुत ही दिक्कत होती है, क्योंकि इनकी कॉस्ट भी बहुत होती है और प्रदेश में तमाम हॉस्पिटल हैं। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे पूर्व विधायक जी का। आजकल जैसे कि मौसम चेंज हो रहा है, उसकी वजह से जो रेस्पी के पेशेंट हैं, जो जिनका SpO2 डाउन हो रहा है, जिनको सांस की बीमारी है, उनको ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। हमारे बहुत से कंसंट्रेटर ख़राब हो गए हैं जो कि हम निकाल लिए गए हैं। अब इनसे उनके आने के बाद हमारे हॉस्पिटल में और आसपास के गरीब जनता को भी बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा इनको। बहुत देना चाहूँगा मैं पूर्व विधायक जी का। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।